Jamindar collects revenue from cultivators, and Jamindars paid Jamindars paid a fixed and minimum amount to the British. इस व्यवस्था में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में अंग्रेजों और जमींदारों के बीच एक एग्रीमेंट होता था, जिसमें अंग्रेज जमींदारों को एक निश्चित राशि कलेक्ट करके देने के लिए कहता था, और उसी के अनुसार जमींदार जो है किसानों से लगान वसूलता था और उसकी एक छोटी सी राशि वो अंग्रेजों को देता था और मैक्सिमम अमाउंट अपने पास रखता था, है ना। सो थ्रू दिस सेटलमेंट सिस्टम जमींदार ग्रेजुअली बिकम रिचर एंड रिचर। जमींदार जो है धीरे धीरे वो काफी धनवान हो गए, और बट ब्रिटिश was being डैमेज, लेकिन अंग्रेज को उसमें क्षति हो रही थी। कारण विकाउट fixed amount was required only a longer period interval, क्योंकि जो अंग्रेज के साथ जमींदारों को जो कमिटमेंट होता था, बात तय होती थी, एक लंबी अवधि पर तय किया जाता था, 5-10 वर्षों की अवधि पर। उसका रिवीजन होता था कि अंग्रेज को जमींदार को अंग्रेजों को कितना अमाउंट देना है, मालगुजारी में तहसील रहा है, लंबे उसमें भी बहुत छोटी अमाउंट होती थी। लेकिन जमींदार क्या करता था, किसानों से ज़्यादा लगान, अधिक से अधिक लगान वसूलता था और अंग्रेजों को बहुत थोड़ा सा अमाउंट देता था, जिसके कारण व्यवस्था जो है अच्छी नहीं चल रही। उसके बाद अंग्रेजों ने दूसरी अनदर रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया। दैट सिस्टम वाज महालवारी सिस्टम। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822, है ना। इस सिस्टम को, महालवारी सिस्टम को का इंट्रोडक्शन हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में हुई। इस सिस्टम के अंडर दिस सिस्टम एनी विलेज वाज कंसीडर एज ए महल एंड ऑल agricultural plot of mahal were properly measured and considered regarding their quality and their measurement, and their according to their measurement and quality revenue was fixed, है ना। इस सिस्टम के अंतर्गत किसी गांव को एक महाल डिक्लेयर किया जाता था, और उस महाल के जो सभी एग्रीकल्चरल प्लॉट होते थे, कल्टीवेबल प्लॉट होते थे, उसका मेजरमेंट किया जाता था, उसकी क्वालिटी का फिक्सेशन किया जाता था, और उसी के आधार पर उससे लगान वसूला किया जाता था। और लगान वसूलने की जिम्मेवारी, है ना, फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू under Mahalwari system, the village headmen were made responsible. गांव के प्रधान को रेवेन्यू कलेक्शन करने की जिम्मेवारी दी गई, है ना। और आफ्टर कलेक्टिंग रेवेन्यू by the village headman paid the collected revenue to the British। और जब विलेज हेडमैन उस रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, तब उसके बाद वो कलेक्टेड अमाउंट को द ब्रिटिश
करते थे। इस तरह से दिस सिस्टम was prevailed in UP and Bihar, है ना। महलवारी सिस्टम was prevailed in उत्तर प्रदेश एंड बिहार। नेक्स्ट एंड लास्ट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम was the रैयतवारी सिस्टम। थर्ड और अंतिम जो सिस्टम थी रैयतवारी सिस्टम थी। That was introduced initially by Captain Alexander Lee, and later this system was introduced by Thomas More. So this system is also known as Monroe system. ये रैयतवारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन शुरुआती दौर में प्रारंभिक वर्षों में कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा और बाद के दिनों में उसको थॉमस मुनरो ने पूरे इंटायर साउथ इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किए। पूरे जो रैयतवारी सिस्टम का जो रियल सेंस में जो इसका इंट्रोड्यूसर थे थॉमस मुनरो, है ना। और थॉमस मुनरो जो है पूरे दक्षिण भारत में इसको इंट्रोड्यूस किए थे। इसीलिए रैयतवारी सिस्टम was also known as a Monroe system. इसे Monroe system भी कहते हैं। Through all revenue collection system, people were involved and people of rural sites were involved because through all revenue collection systems, farmers of Indian farmers were being exploited. So they become dissatisfied to the British government. तीनों तरह की जो सिस्टम थी, तीनों तरह के सिस्टम में किसी सिस्टम से इंडियन फार्मर्स वे आर नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं थे बिकॉज दे वेयर बीइंग एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम ऑल थ्री रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। वो अपने सभी रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम से वो इन्वाइट कर रहे थे, सब जगह वो ठगे जा रहे थे, उसका शोषण हो रहा था। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप इन इंडिया और यूरोपियन मार्केट इन दी 18th and 19th century. After industrialization या industrial revolution, European country developed as an industrial country. So large number of industries were established in European country as well as Great Britain. यूरोपियन कंट्री में औद्योगिक क्रांति होने के कारण काफ़ी संख्या में उद्योग धंधे वहाँ पर लग रहे थे। साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन में भी बहुत सारे उद्योग धंधे लगे, है ना। स्पेशली ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वेयर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। सो आफ्टर एस्टैब्लिशिंग the cotton textile industry, they needed a large amount of raw material and large amount of raw material. So raw materials would be raw materials were supplied to colonized country. Raw materials were supplied from colonized country. So, due to this trend India became so due to this trend, there is a introduction of cash crop there was a introduction of cash crop in India or European market.
कहने का मतलब है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारे उद्योग लग रहे थे और यूरोप के अन्य देशों के समान ग्रेट ब्रिटेन में भी बहुत सारे इंडस्ट्री लगे और वैसे इंडस्ट्री लगने में के साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन में काफ़ी संख्या में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए cotton textile industries were depend only on the raw material comes from colonized country। वो अपनी ऐसी देशों से आने वाले रॉ मटेरियल पर निर्भर करते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड डी। These raw materials are only grown in tropical and subtropical climatic region, but this climatic region was only found in European Asian country, not found in European country, because at present time and that time European or especially Great Britain is found under on the margin of temperate zone and frigid zone। कहने का मतलब है कि यूरोप में और साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन में जो सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, वह विकास उद्योग में जो रॉ मटेरियल